नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब लोग, एक बार कमेंट करके बताइए कैसे सब लोग, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर कट समझ में आ रही है। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ डेली आप लोग के लिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हमारा डे नंबर 11 है और आज भी मैं आपको जबरदस्त बेसिक साइंस के सवाल सॉल्व करने वाला हूँ। तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके बता दीजिए वी आर रेडी, स्टार्ट किया जाए, है ना। तो 45 दिनों में ये हमारी सीरीज है और अगले दिनों तक, अगले मतलब जब तक रहेगा हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जितने बच्चे नए हैं वो ये जो सामने नंबर लिखा है इस नंबर पर कॉल करके अपनी किताब ले सकते हैं। मेरी बेसिक साइंस की बुक जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। आप इन दोनों में से जो भी लैंग्वेज आपकी है उस पर किताब ले सकते हैं। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे रेंटर्स बैच चल रहा है जिसपे काफी भारी भरकम डिस्काउंट दिया गया है, जिसमें मैंने इस 999 रुपए को 799 रुपए कर दिया डिस्काउंट काट के। ठीक है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर हमारा जो स्टार्ट है वो 25 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच चलेगा। तो आप इस पे नंबर पे कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी ट्रेड स्पेशल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा खुद का बेसिक साइंस, मतलब ये एक ऐसा बैच होगा, इसे आज नहीं तो कल आपको ज्वाइन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना कॉन्सेप्ट आपको मिला है वो आगे चल के आपका देखिएगा कोई ना कोई दोस्त आपको बाद में बताएगा और फिर आप ज्वाइन करोगे, फिर समय निकल चुका होगा। इसलिए जाइए और बैच को ज्वाइन करके अपना पूरा बेसिक साइंस एकदम थ्योरी वाइज तैयार कर लीजिए। यूट्यूब पर मैं आपको प्रैक्टिस वैसे भी कराता हूं, है ना। और अगर आपको लगता है कि मैं एप्लीकेशन पे कैसा पढ़ाता हूं, इसके लिए आप एप्लीकेशन यूट्यूब पे बहुत सारी मेरी क्लासें पढ़ी हैं, उन क्लासों को जाके देख सकते हैं। ओके, चलो मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये रहा मेरे भाई आज का पहला क्वेश्चन, पढ़िए, समझिए, जल्दी उत्तर देते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बड़ा अच्छा सवाल है। बोला ही जा रहा है कि आप बताओ इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है। ठीक है, वोल्ट मीटर का सवाल है। पहले तो आप ये समझ लो भैया, वोल्ट मीटर, आंसर देते रहिए। वोल्ट मीटर और जो अमीटर होता है ये दोनों कैसे लगाए जाते हैं, है ना। देखो, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमेशा दारकना लगाया जाता है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर। और बच्चों हमेशा दारकना रेजिस्टेंस के सीरीज में क्या लगाया जाता है, अमीटर लगाया जाता है। ओके, सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर होना चाहिए। बच्चों आइडियल रेजिस्टेंस भी तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, किसका आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है। याद रखना, वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आदर्श प्रतिरोध, वो हमारा इन्फिनिट होता है, जबकि अमीटर इसका जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ओके, अब जैसे पहला इन्होंने बोला गलत बताइए, वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। यार ये तो सही है, वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अमीटर में कम प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0 होता है। देख लो भैया, अमीटर को चालक के समांतर में लगाया जाता है, गलत। अमीटर को पैरेलल में नहीं लगाया जाता। वोल्ट मीटर को अक्रॉस पैरेलल लगाया जाता है, देखो ये सही है। वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है, ये बात एकदम सही है। तो मेरे भाई इस पहले वाले प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से बता दूं, आपसे सवाल में सही नहीं पूछा था, आपसे सवाल में गलत पूछा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये पता होना चाहिए ना, आपको अगर नहीं पता है तो फिर कैसे सवाल सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए, बताइए। व्हाट टू पार्ट माइट मेक अ पुली। आप बताओ इनमें से कौन से दो पार्ट को मिला के पुली का निर्माण होता है, पुली, है ना। कई बार ऐसे सवाल होते हैं। तो देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये पुली बनाई, तो ध्यान रखना कोई भी पुली में जब तक आप उसमें रस्सी नहीं डालेंगे तब तक वो अधूरी है। तो आपने इस पुली में देखिए एक वेट लगाया और इस वेट को खींचने के लिए यहां प्रयास लगाया, तभी तो आप कहोगे पुली है। बोलिए। तो ध्यान रखना, जब भी कभी हम पुली की बात करते हैं तो उस पुली में, सर उस पुली में एक तो वेट होता है, दूसरा प्रयास होता है। लेकिन पुली को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए हमें रस्सी लगानी जरूरी है। तो पुली के लिए, बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पहिया चाहिए, दूसरा रस्सी चाहिए। अब देखो, एक्सेल गलत है, एक्सेल नहीं गलत है। व्हील एंड वायर, ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आपके पास व्हील है, वायर है, तो आप पुली बना सकते हैं। व्हील और वायर को मिला के पुली बनाया जा सकता है। व्हील एंड स्क्रू गलत, व्हील एंड स्क्रू से हमारा वो नहीं बनता। हाँ, अगर ये पता है क्या होता, अगर ये क्वेश्चन में लिखा होता एक्सेल और स्क्रू, बच्चों ध्यान रखना, एक्सेल और स्क्रू ये दोनों मिलके एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रू जेट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्क्रू जेट बनाते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर टॉन वाला उत्तर जाएगा, बी वाला उत्तर एकदम से। नेक्स्ट है अगला तीसरा, देखो बताइए थर्ड नंबर सवाल का फटाफट उत्तर दीजिए क्या है। लिखा है डायमेंशन में वृत्त के व्यास को दर्शाने की कौन सी सही विधि है। हमें वृत्त के व्यास को दर्शाना है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये सर्कल है और मैं इस सर्कल के डायमीटर को दर्शाना चाह रहा हूं। तो बच्चों ध्यान रखना है, जब भी कभी हमें सर्कल के डायमीटर को दर्शाना होता है तो हमें इस तरह से लीडर लाइन खींचते हैं, ये हमारी लीडर लाइन कहलाती है, ठीक है। और लीडर लाइन जब हम खींचते हैं ना तो यहां पर पहले फाई लिखते हैं, उसके बाद उसकी डायमेंशन लिख देते हैं। नहीं समझे बात को, पहले हमने क्या लिखा सर, पहले हमने फाई लिखा, उसके बाद उसकी डायमेंशन लिखी। तो ये व्यास को दर्शाने का तरीका होता है, ध्यान रखना। अच्छा ऐसे ही एक सवाल पूछा जाता है, त्रिज्या को कैसे दर्शाया जाता है। त्रिज्या को भी ऐसे ही दर्शाया जाता है, बस त्रिज्या को दर्शाने के लिए पहले हमें आर लिखना होता है और फिर उसके बाद 50 बनाना होता है। अगर त्रिज्या है तो नीचे वाले तरीके से दर्शाएंगे, व्यास है तो ऊपर वाले तरीके से। तो पहले हमें 5 बनाना होगा, बाद में 50 लिखना होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सवाल से ध्यान रखना, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट ये लीजिए अगला बच्चों, लिखा है यदि हम क्लास थर्ड के लीवर में लोड आर्म और इफर्ट आर्म की तुलना करें तो बताइए कौन सा कथन सही है। देखो क्लास थर्ड के लीवर की बात हो रही है, क्लास 1 के नहीं, है ना। तो आप लोग लीवर वाला पूरा मेरा चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। यहां पर क्लास थर्ड के लीवर की बात हो रही है, क्लास थर्ड के। जब आपने लीवर वाला चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा होगा तो वहां मैंने बताया होगा कि जो क्लास थर्ड का लीवर होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज 8 से कम होता है, 8 से कम। बच्चों 8 से कम का पहले मतलब समझो क्या है, ध्यान रखना। मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर होता है तुम्हारा इफर्ट आर्म। इफर्ट आर्म का मतलब प्रयास भुजा ऊपर होती है, इफर्ट आर्म ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। और हमारा बताइए लोड आर्म कहां होता है, नीचे होता है। इफर्ट आर्म ऊपर होता है, लोड आर्म नीचे होता है, यही हमारा कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। अब सवाल ये, मैकेनिकल एडवांटेज क्लास थर्ड के लीवर का 8 से कम होता है। भाई क्लास सेकेंड में 8 से ज्यादा, क्लास थर्ड में 8 से कम, और क्लास 1 में 8 से ज्यादा, 8 से कम, 8 के बराबर कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों अगर इसको 8 से कम लाना है तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। भाई 8 से कम कब आएगा, जब इफर्ट आर्म हमारा क्या होगा, इफर्ट आर्म छोटा होगा, और बताइए लोड आर्म हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 8 से कम आएगा, है ना। तो लोड आर्म हमारा बड़ा होना चाहिए, इफर्ट आर्म छोटा होना चाहिए। इफर्ट आर्म इज ऑलवेज लेस देन लोड आर्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, चलो पांचवा है, इसमें जरा ट्राई करके देखिए। काफी सारे लोग इस सवाल का आंसर जरूर गलत बताएंगे। क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या है। ओके, लिखा है घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक से एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में क्या संरक्षित रहेगा। मतलब एक मेज ऐसे घूम रही है, उसमें अचानक से एक लड़का बैठ जाए तो क्या संरक्षित रहेगा। तो बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ये सवाल 2 तरह से पूछा जाता है। पहला सवाल कि अगर घूमती हुई मेज में, ध्यान से सुनना, अगर घूमती हुई मेज में कोई बच्चा अचानक से बैठ जाए, जैसे कि मेज घूम रही है, अचानक से एक बच्चा आके इसे बैठ जाए, क्योंकि यहां घूम रही है ना मेज, तो इसका जो कोणीय संवेग जे होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। कोणीय संवेग जे हमारा कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर यही चीज लीनियर मोशन कर रही होती, क्या लीनियर मोशन कर रही होती, जैसे कि मान लीजिए एक गाड़ी है और ये गाड़ी आगे की ओर चढ़ रही होती, अचानक से कोई लड़का आके बैठ जाता है इस गाड़ी पर, है ना, तो ध्यान रखना फिर उसका रेखीय संवेग हमारा कांस्टेंट रहता है मेरे दोस्त। सुन रहे हैं ना, इस बात को समझ लो। ओके, तो सवाल में क्या लिखा था, देखो लिखा है ना गोल मेज, वो भी घूर्णन करती हुई गोल मेज, तो क्या हमारा कांस्टेंट होगा, कोणीय संवेग कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। अच्छा दोनों का मात्रक भी सुन लो, मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो रेखीय संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, जबकि कोणीय संवेग का मात्रक की बात करते हैं तो कोणीय संवेग का मात्रक जूल सेकेंड होता है। दोनों में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सवाल का उत्तर हमारा कौन वाला आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, चलो क्वेश्चन नंबर 6वां, इसमें जरा ट्राई करके देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6वें में।
आपके प्रतिरोध 10 ओम, 5 ओम, 7 ओम, 3 ओम जुड़े हैं ताकि वो आयत का निर्माण कर दे। अब देखो आयत का निर्माण करना है तो कितने कितने ओम के रेजिस्टेंस जुड़े देखिए, है ना, ऐसे ही हम बोल देते हैं ऐसे। बच्चों सबसे पहला हमारा 10 ओम है, यहां देखो 10 ओम है, 10 ओम के बाद यहां हमारा 5 ओम है, फिर बताइए क्या है 7 ओम है, 7 ओम के बाद बताइए यहां क्या है, यहां हमारा 3 ओम है। ताकि वे क्रमशः एक आयत, और वो भी आयत कौन सा, ए बी, बी सी डी और फिर डी ए का निर्माण करते। फिर आगे लिखा है 10 ओम का एक प्रतिरोध एसी वितरण में लगाया जाता है। देख लो भैया 10 ओम का जो दूसरा प्रतिरोध है वो कहां लगाया जाता है, एसी वितरण में लगाया जाता है। तो एसी वितरण में ही लगाना है, तो हमने क्या किया 10 ओम का एक प्रतिरोध एसी वितरण में इस तरह से लगा दिया ऐसे, ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो बोला है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताओ। तो बच्चों ये रहा पॉइंट ए और ये रहा बी। हमें जो नेट रेजिस्टेंस बताना है वो किसके बीच का बताना है, ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस बताना है, ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस। लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लगेगा बताइए जरा, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कैसे? तो बच्चों एक बात मुझे बताओ जरा, ये हमारा अगर ए और बी के बीच का बताना है तो देखो 3 और 7 सीरीज में हो जाएगा 10 भाई, 3 और 7 का सीरीज 10 और 10 और 10 का पैरेलल 5, 10 और 10 का पैरेलल बताइए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 और 5 का सीरीज 10, 5 और 5 का सीरीज 10, फिर 10 और 10 का पैरेलल करना पड़ेगा, तो 10 और 10 का पैरेलल हमारा 5 हो रहा है। ये हमारे सवाल का उत्तर है ना। जब भी कभी सिमेट्रिसिटी बनती है तो काफी आसान हो जाता है। आप इसको फिर से देखिए मैंने क्या किया, देखो क्या किया। सबसे पहले मैंने किया कि भैया देखो 3 और 7 को सीरीज में कर दो, तो डायरेक्ट जोड़ दो 10, 10 10 का पैरेलल 5 हो जाएगा। फिर 5 को 5 के साथ सीरीज करेंगे 10, फिर 10 और 10 का पैरेलल करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला 10 मिला के 10 10 का पैरेलल 5 हो जाएगा। तो ए और बी के बीच हमारा नेट रेजिस्टेंस 5 ओम है। ओके, तो काफी बढ़िया सवाल था ये, मतलब अच्छा सवाल जिसको उठाएंगे। नेक्स्ट है ये लीजिए 7 बराबर। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जाम्पल नहीं है। नहीं है बताना, नहीं है बच्चों। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये कहता है कि अगर किसी रेजिस्टेंस में हमने धारा आई भाई, तो ध्यान रखना उसमें हीट पैदा हो जाती है और इस हीट का फॉर्मूला I² × R × T होता है। तो बोला जा रहा है कि कौन सा ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है ना। तो कहना बल्ब में देखो ऐसा होता है, रेजिस्टेंस होता है, धारा देने से हीट जनरेट होती है, बल्ब में होता है। बच्चों विद्युत इस्त्री हो गया, विद्युत तेतली हो गया, इनमें भी होता है, लेकिन पंखे में नहीं होता। पंखे का जो घूमना होता है वो किस पे काम करता है, तो कह देना पंखे का जो घूमना होता है वो हमारा काम करता है इंडक्शन के प्रभाव पर, प्रेरण के प्रभाव पे काम करता है। इस बात को ध्यान रखना, इंडक्शन। तो बी वाला उत्तर जाएगा। सवाल ये पूछा जा रहा था कि कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम नहीं करेगा, तो बी वाला आंसर सर ये हमारा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट बच्चों लिखा है शरीर के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। बहुत सारे लोग इस सवाल को गलती करते हैं, है ना। ये हमारा पिछली बार का पूछा गया सवाल भी है, अब जाके देखिएगा। और बेसिक साइंस में ध्यान रखना चैप्टर बहुत अटपटे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारे अटपटे चैप्टर हैं। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर बात प्रदूषक की करते हैं और वो भी किसमें, सिगरेट के धुएं में, तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहना कि उसमें निकोटीन प्रदूषक है। बहुत सारे लोग निकोटीन को समझे, नहीं भैया, निकोटीन तो एक मादक पदार्थ है, वो हमें नशा देता है, लेकिन प्रदूषण थोड़ी ना आप उसको बोल सकते यार, है ना। पोल्यूशन थोड़ी ना बोल सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना जब हम लोग सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है, और निकोटीन वायु प्रदूषण में नहीं आता, वो एक मादक पदार्थ है। उसमें ध्यान रखना प्रदूषण में आता है सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और याद रखना दूसरा जो हमारा प्रदूषण बनता है उससे वो हमारा बेंजीन बनता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, बेंजीन रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, सी वाला आंसर जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना मेरे भाई वाले सवाल को। जब 100 लोगों से वाला सवाल पूछा जाता है तो 99 लोग इसका आंसर गलत बताते हैं, ज्यादातर लोग निकोटीन के साथ जाते हैं, जबकि निकोटीन सही नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर देखिए। 9वां नंबर सवाल भी बड़ा सही सवाल है और काफी अच्छा सवाल जिसको बोले, इसलिए अच्छा है
क्योंकि इस सवाल में आपको पता ही नहीं चलेगा सवाल की शुरुआत कहां से करनी है। एक स्थिर गति देने वाली मशीन एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। तो बोला जा रहा है कि समय t में पिंड द्वारा जो चली रही दूरी है वो कैसे अनुपात, यानी दूरी का जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको किसके पदों में पूछा जा रहा है, टाइम के पदों में पूछा जा रहा है। ये देखो ऐसे ही तो है फॉर्मूला। लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोल दी, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोल दी। अच्छा वो कौन सी बात बोली? स्थिर शक्ति। बस यही से पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है, स्थिर शक्ति, स्थिर शक्ति। अच्छा कैसे सवाल सॉल्व हो रहा, सुनो बात। इसमें दो तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं वैसे तो, है ना। लेकिन जब उन्होंने स्थिर शक्ति बोली तो मेरे भाई यहां पर पावर हमारी कैसी है? कांस्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं करना, पावर की बस डायमेंशन बताना है मुझे, पावर की डायमेंशन क्या होती है। अच्छा पावर मतलब जूल पर सेकेंड, है ना, और जूल पर सेकेंड की अगर मैं डायमेंशन पूछूं तो mL2T-3, ये हमारे जूल पर सेकेंड की डायमेंशन यानी पावर की डायमेंशन है जो कि कांस्टेंट है। ओके, मशीन का द्रव्यमान वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। बच्चों ये जो हमारा L स्क्वायर है, जब T⁻³ नीचे जाएगा तो T⁻³ यहां नीचे हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं यहां से जो L स्क्वायर होगा वो कहीं ना कहीं T³ के समानुपाती। अब बच्चों कैपिटल L देखा जाए तो हमारा T⁻³ के समानुपाती, है ना। अब आप खुद मुझे बताओ कैपिटल L का मतलब क्या होता है? सर कैपिटल L का मतलब होता है दूरी, और T का मतलब बताइए क्या होता है? टाइम होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि दूरी हमारी समय की 3/2 पावर के समानुपाती है। ये मतलब सवाल जो है ना, इस ये तरीका जो है ना, ये समझो इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे अचूक तरीका है जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सही सवाल है, इस बात को समझ लो। कोई और चीज कांस्टेंट होती तो उसी तरह से कर लेते, है ना। लेकिन ये वाला सवाल इतना फेमस हो चुका है कि कई बार आप लोगों को किताबों में मॉक टेस्ट में मिलता ही रहेगा। 10वां नंबर देखिए सर, 10वां नंबर ये है कि बिजली की एक मोटर को उठाने के लिए केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न किया जाता है और 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटता है। तो बताइए मोटर की शक्ति क्या? बच्चों मोटर की शक्ति के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, पावर के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक फोर्स चाहिए होता है, दूसरा वेलोसिटी। देखो अलग अलग तरीके की मोटरें होती है, अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं, लेकिन हमें ये तो पता है ना पावर की का मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, उसी से आप पावर निकाल पाओगे, और तो कुछ नहीं, है ना। तो आप मुझे खुद बताओ पावर की वैल्यू कितनी है? सर पावर की वैल्यू 4500 न्यूटन है और वेलोसिटी हमारी 2 है। तो जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 वाट ये हमारा पावर बन जाएगी। अब आप बताओ इस 9000 वाट को क्या हम लोग 9 किलोवाट कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं। 9 किलोवाट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है। चलो 11वां, ये वाला प्रश्न मेरे भाई पिछली बार आया हुआ सवाल है, बहुत सही सवाल है, आया हुआ सवाल है पिछली बार। तांबे के तार की त्रिज्या इतनी है, लंबाई इतनी है, प्रतिरोधकता इतनी है, तो बताइए तार का प्रतिरोध क्या होगा? है ना, लगा ले लग जाएगा। देखो तार का रेजिस्टेंस R पूछ रहा है और तार के रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला ρ×L/एरिया होता है। ठीक है बच्चों, सारी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू बताइए। 2.5 × 10⁻⁸, 2.5 × 10⁻⁸, ये देखो ये हमारा रेजिस्टिविटी हो गई ओम मीटर। लंबाई देखिए 100 मीटर है, तो लंबाई की जगह पे 100 मीटर कर दिया। ओके, लेकिन अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं मेरे भाई, त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या जरा देखो 0.5 mm है, तो हम लोग त्रिज्या को क्या 5 × 10⁻⁻4 मीटर कर सकते भाई? पहले mm को क्या बनाना पड़ेगा? मीटर, तो 10⁻³ लेकिन 0.5 भी तो है, बोलो। तो जब 0.5 है तो 5 × 10⁻⁻4। अब नीचे हमारा एरिया तो फॉर्मूले को π×r² कर सकते हैं भाई। एरिया का मतलब क्या होता है? πr²। तो त्रिज्या का तो भाई स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 और -4 का स्क्वायर -8। तो बच्चों एक बात तो क्लियर हो गई कि -8 से सर -8 कैंसिल। अब देखो कैलकुलेशन ना एक कला है, ऐसा नहीं कि पेन कॉपी उठाया और कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। -8 कैंसिल। मैं कह रहा हूं एक 0 आप इसको दे दीजिए तो दशमलव उड़ जाएगा, फिर 25 से 25 उड़ा दीजिए।
तो ऊपर बताइए कितना बचा सर, ऊपर 10 बचा, नीचे हमारा पाई बचा, ऊपर 10 बचा, नीचे पाई बचा, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये एक ऐसे डेटा का सवाल है जो आप सब लोगों को आना चाहिए। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे की प्राथमिकता वाला सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 12वां, इसका आंसर दीजिए सर। 12वें नंबर सवाल में बोला ये जा रहा है, ध्यान से सुनना क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियली फैक्टर ऑफ फॉर कंबस्शन। कंबस्शन के लिए बताइए इनमें से कौन हमारा जरूरी नहीं है। कंबस्शन के लिए आप बताओ इनमें से क्या जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर मुझे आर्ट बनानी है, आर्ट का निर्माण करना है, आर्ट, तो आर्ट के लिए बताओ इनमें से क्या जरूरी नहीं है। सोचते देखिए क्या जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन जरूरी है, ईंधन जरूरी है, ज्वाला, ज्वाला मतलब फ्लेम जरूरी है, लेकिन क्या प्रकाश जरूरी है क्या? बताओ। हमेशा क्या लाइट दिन की रोशनी में ही आग जलेगी, रात में नहीं जलेगी, अंधेरे में आग नहीं जलेगी, जलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लाइट का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो सवाल ये था कि कौन नॉन इसेंशियल है, मतलब जो जरूरी नहीं है, तो कह देना ऑप्शन नंबर सी जरूरी नहीं है। लाइट की हमें आवश्यकता ही नहीं, बिना लाइट के क्या आग नहीं जल सकती? जल सकती है, बिल्कुल जल सकती है। निम्न में कौन सा विद्युतीय आग लगाने का मुख्य कारण है? 13वां नंबर सवाल। प्रश्न यह है कि इनमें से वो कौन सा कारण है जिससे हम लोग विद्युत में आग लगाते हैं। विद्युतीय आग मतलब कभी आपने देखा होगा सर्किट वगैरह में आग भी लग जाती है, उसका मुख्य कारण पूछ रहा है कौन है ना। देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, सर्किट में जो आग लगती है ना, तो उसका मेन काम होता है, मेन कारण होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ओपन सर्किट नहीं होता, शॉर्ट सर्किट का मतलब शॉर्ट सर्किट, एक एक्स्ट्रा तार जुड़ जाना, है ना। तो यहां से अगर ये एक्स्ट्रा कोई तार यहां से जुड़ जाएगा ना, तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा देना। ठीक है। तो बच्चों यहां धारा, वोल्टेज ये सब गलत है। शॉर्ट सर्किट एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसमें आग लगती है, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट तो तुम्हें पता भी होना चाहिए। एक पिंड का द्रव्यमान भैया इतना है, तो बताइए इस पे सार्थक अंडर कितनी संख्या है? ओके बच्चों, द्रव्यमान को जरा गौर से देखिए तो द्रव्यमान लिखा हुआ है 3.64 और जुड़े 10⁴। अब बोला जा रहा है कि आप बताओ इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो मैंने जब भी कभी सार्थक अंक आपको पढ़ाए हैं तो मैंने बोला है कि कभी भी पावर को काउंट नहीं करते। क्या पावर को कभी काउंट करते? नहीं करते। पावर को कभी काउंट करते नहीं है, तो पावर कभी काउंट नहीं होगी। तो इसमें 1 2 3 बस 3 सार्थक अंक हो रहे सर। सिर्फ कितने सार्थक अंक हो रहे? सिर्फ हमारे 3 सार्थक। पावर कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये लीजिए बच्चों, 15वां नंबर सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा करेगा। लिखा हुआ है कि एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग के लिए फ्यूज तार बार बार जल जाता है। हरा, आपने फ्यूज वायर देखा होगा कि फ्यूज वायर इस तरीके से एक बॉक्स होता है और उसके बीच में एक वायर लगा होता है, ऐसे 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 लगा होता है ना, यही है फ्यूज वायर। तो बोला जा रहा है कि एक अच्छे हीटर के लिए फ्यूज वायर बार बार जल जाता है। तो बताइए फ्यूज तार को उपयोग करने के लिए सलाह दी जाएगी, कौन सा फ्यूज तार उपयोग करने की सलाह दी जाएगी अगर वो बार बार जल जाएगा तो? समझे ना? तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो कि बार बार जलता क्यों है। तो बार बार जलता है हीट की वजह से, कि उसमें हीट ज्यादा है तभी तो जल रहा होगा। अच्छा, हीट क्यों ज्यादा आ रही होगी? रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है इसलिए हीट ज्यादा आ रही होगी। भाई I² × R × T, R ज्यादा हीट ज्यादा। तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर इसको जलने से बचाना है तो मुझे हीट कम करनी है। अरे आप चाहते हैं जलने से बचे, हीट कम करनी है तो रेजिस्टेंस कम करना है। तो कुल मिला के आपको ऐसा वायर यूज करना है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। अब आप सबको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कि जो भी हमारी लंबाई के समानुपाती होता है एरिया के विद्युत समानुपाती। हमें ध्यान रखना रेजिस्टेंस कम करना है। तो रेजिस्टेंस कम अधिक लंबाई में नहीं होगा, रेजिस्टेंस कम त्रिज्या में नहीं होगा। भाई रेजिस्टेंस अगर कम करना चाह रहे हो तो लंबाई कम कीजिए, त्रिज्या ज्यादा कीजिए। ओके, तो लंबाई कम कीजिए, त्रिज्या ज्यादा कीजिए, दोनों उत्तर सही हो सकते हैं, बट लगाना तो एक ऑप्शन है। अब यहां पर देखो दिमाग क्या है उस बात को समझना पड़ेगा। दिमाग बच्चों ये है कि जब भी कभी आप लोग फ्यूज लगाते हो तो फ्यूज लगाते समय हम लोग यहां पर जरा गौर से देखिए तो एक निश्चित लंबाई का ही तो फ्यूज लगा सकते हैं। बताइए, जैसे कि आप मार्केट चले आइए तो 2 mm 4 mm इनके वायर मिल जाएंगे,
लेकिन ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स तो वही है ना, तो हम लोग ना लंबाई को नहीं चेंज कर सकते, उसके बीच की जो डेप्थ हो तो वही रहेगा, लंबाई को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग आंसर लगाएंगे अधिक त्रिज्या का। जब मोटा वायर लगाएंगे यानी जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक मोटा वायर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब मेरे भाई रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो बार बार जो जलने की समस्या है, बार बार जलने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है पिक अप द ऑड वन आउट। आपको इनमें से बताना है कि क्या हमारा ऑड है, ऑड का मतलब जो इनमें से अलग है। बच्चों रिएक्शन है, वेट है, एनर्जी है, एयर रेजिस्टेंस है, बताइए इनमें से क्या हमारा ऑड है। तो अच्छा सवाल है, देखो अब इसमें कैसे पता करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर लगा दिया, एयर रेजिस्टेंस लगा दिया, नहीं, सुनो ध्यान से। देखो बच्चों रिएक्शन ये भी एक तरह का बल होता है, इसका मात्रा न्यूटन होता है, वजन का मात्रा भी न्यूटन। अब बच्चों रेजिस्टेंस यानी एयर प्रतिरोध, सर एयर प्रतिरोध का मात्रा भी न्यूटन, ये तार का प्रतिरोध नहीं है जो आप ओम कहेंगे, ये एयर रेजिस्टेंस, इसका मात्रा भी न्यूटन होता है। लेकिन जो एनर्जी है मेरे भाई, इसका मात्रा न्यूटन नहीं होता है, इसका मात्रा न्यूटन मीटर होता है। तो इनमें से क्या हमारा ऑड है, क्या हमारा ऑड है, तो इस सवाल का सही उत्तर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ये वाला सवाल 17वां नंबर सवाल काफी बढ़िया है, और मैंने अभी एक पेपर में देखा हुआ था तो मुझे लगा कि मैं आपको सॉल्व करा सकता हूं और मुझे कराना चाहिए, क्योंकि अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजन है। लिखा है यदि एक बिंदु वायुमंडल के खुले तल के ऊपर मुक्त सतह पर होना है, जैसे कि आप ना ये तरल है और ये तरल का फ्री सरफेस है, ठीक है, ये तरल है और ये तरल का फ्री सरफेस, इस तरह से हमारा ये तरल है ऐसे, और इस तरल से हमने एच गहराई पर एक बिंदु लिया, एच गहराई पर क्या लिया, एक बिंदु लिया। लेकिन जो उसका फ्री वाला बिंदु है, इस फ्री वाले बिंदु पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है। लिखा है ना, देखो यदि एक बिंदु वायुमंडल के खुले तरल की मुक्त सतह पर होना है जहां दबाव वायुमंडलीय है, यानी यहां पर दबाव वायुमंडलीय है, तो मुक्त सतह से एच गहराई पर गेज प्रेशर क्या होगा। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर गेज प्रेशर पूछ रहा है, इस गहराई पर गेज प्रेशर पूछ रहा है, ये गहराई पर, ठीक है। तो मान लीजिए ये बिंदु हमारा ए, अब ए बिंदु पर तुमसे दो प्रेशर पूछे जाते हैं, एक गेज एक एब्सोल्यूट, है ना, तो मैं दोनों बता देता हूं। बच्चों गेज प्रेशर का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रेशर जिसमें वायुमंडलीय दाब इन्वॉल्व ना हो। आप इस बात को पहले समझो ध्यान से, कह देते साथ, जैसे कि मान लीजिए एक पिता के दो लड़के, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एक पिता के दो लड़के, है ना, और पिता के पास जो है 2 लाख की संपत्ति थी, पिता के पास 2 लाख की संपत्ति थी, और जब पिता के 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को 1 लाख की संपत्ति मिल जाएगी, यानी ये वो संपत्ति है जिनको पिताजी देने वाले हैं, वायुमंडल हमारे पिताजी हैं। आगे सुनिए, अब दोनों बेटों में से एक बेटा एकदम बढ़िया सा डॉक्टर बन गया है, खूब पैसा उसने कमाया। मान लीजिए एक बेटा जो बहुत अच्छा है उसने 4 लाख रुपए कमाए, लेकिन जो दूसरा बेटा है उसने 4 लाख रुपए नहीं कमाए, ना उसने उल्टा पैसे गवा दिए। मान लीजिए 50,000 रुपए वो कर्जे पर है, 50,000 रुपए कर्ज पर है, तो इनमें से क्या उसका गेज होगा, क्या उसका एब्सोल्यूट होगा, वो समझो। बच्चों गेज का क्या मतलब होता है, सर गेज का मतलब होता है जो उसका खुद का है, जैसे कि 4 लाख ये उसका खुद का है, तो जो खुद का है वो गेज है ना, माइनस 50,000 कर्ज है, तो ये इसका खुद का क्या है, गेज है, ये इसका क्या है, गेज है, गेज। लेकिन जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट हमेशा गेज प्रेशर और जो हमारा एनवायरमेंट का प्रेशर था दोनों को मिला के होता है, यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ देने के बाद जो हमारा प्रेशर बनेगा वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा इसका 5 लाख रुपए, 5 लाख। लेकिन जब इसका एब्सोल्यूट देखेंगे ना तो इसका एब्सोल्यूट हमारा 5 लाख नहीं आएगा, इसका एब्सोल्यूट प्लस का 50,000 आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, माइनस का 50,000 ये था गेज। तो उसी तरह से वायुमंडल जो है ना हमारे पिताजी समान है, और वो हमें ना सबको बराबर बराबर वायुमंडलीय प्रेशर देता है, लेकिन जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो गेज प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट डाल देंगे तो वायुमंडलीय जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताओ यहां पर गेज प्रेशर पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रो जी एच का होगा है, लेकिन अगर मेरे भाई यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जाएगा ना तो क्या होगा, पिताजी वाला प्रेशर यानी वायुमंडलीय प्रेशर और जोड़ दीजिए सर, एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए आप एकदम रेडी रहिए, है ना,
बताने के लिए। और मेरे हिसाब से ये बेसिक साइंस पे पहली बार मैंने यह सवाल सॉल्व कराया और आपके पल्ले पड़ गया होगा, ऐसा नहीं पल्ले पड़ा होगा। सवाल में क्या पूछा जा रहा था, डेज प्रेशर पूछा जा रहा था, देख लीजिए डेज। तो जब डेज प्रेशर पूछा जा रहा था तो सीधा सीधा रो GH ये वाला आपको फॉर्मूला बताना है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी और कोई नहीं है, देख लो चाहे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एब्सोल्यूट पूछता तो ये बताते। नेक्स्ट है, चलो 18 सर 18 नंबर सवाल ये है कि एक बर्तन में विशिष्ट गुरुत्व 0.9 का एक तेल निहित है। एक बिंदु पर तेल की ऊंचाई इतनी है। देखो तेल के बारे में पहले देखो क्या है सर, तेल की इन्होंने रिलेटिव डेंसिटी दे दी 0.9 और तेल की जो हाइट दे दी वो आपने दे दी 40 मीटर। और बच्चों इसी तेल की हाइट द्वारा जो प्रेशर डाला जाएगा उस प्रेशर को हमें कैसे में बनाना है, पानी में बनाना। पानी की संरचना ऊंचाई बतानी है पानी में। तो बच्चों बगल में आप पानी लिख लीजिए और आप सबको पता है कि पानी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है 1। देखो पानी की डेंसिटी 8000, रिलेटिव डेंसिटी पूछे 1, 8000 से डिवाइड कराओगे ना, नहीं समझे बात को, है ना। 8 सेकेंड रुकिए, ठीक है। अब याली कंडीशन में आपको पानी के टेस्ट में आपको हाइट बतानी है, याली H2 क्या होगी। मतलब जब भी कभी आप लोगों को एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड की हाइट में बनाना हो, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड की हाइट में बनाना हो तो क्या करते, तो दादा कुछ नहीं करते सर, पहले लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी का मल्टीप्लाई इंटू पहली हाइट बराबर दूसरे लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी का मल्टीप्लाई इंटू दूसरी हाइट। ये कर आप सवाल लगा देते। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। चलो पहले लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 0.9, हाइट 40, दूसरे लिक्विड पानी में बनाना है 1, पानी की हाइट H2। तो जैसे आप यहां से निकालेंगे 9 चौको 36, यानी इस सवाल का सही उत्तर हमारा 36 मीटर के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी। मास वेट एंड डेंसिटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मास वेट एंड डेंसिटी में प्रेशर वेसर सब आ जाता है। चलो आ रहे ये लो 19वां, ये वाला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। लिखा है एक बिंदु P पर y x² - 4 के साथ चलता है। बच्चों सबसे पहले तो ये जो x² - 4 है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो मान लीजिए ये कोई कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन इन्होंने दे दी y बराबर x² - 4। अब एक बिंदु P इसी पर चलता है, यानी P ने मान लो शुरुआत यहां से की, एक बिंदु 1 है या A मान लीजिए A, और इससे उसने चलना शुरू किया, इसी पर ऐसे चल रहा है। चलते चलते वो कहां पर पहुंच गया, बिंदु B पर पहुंच गया, ऐसे। अब इन्होंने बोला है कि बिंदु जब A पर था तो x बराबर 1 था, और जब बिंदु दूसरे बिंदु पर पहुंचा है तो x बराबर कितना है, 3 है। ऐसा इन्होंने बोल रखा है। तो बताइए विस्थापन क्या विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होती है। अब बिंदु A से बिंदु B के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये मेरे भाई ये तुम्हारा विस्थापन होगा, हालांकि कई बार तो दूरी भी पूछ लेता है। अब दूरी के बारे में बताऊंगा पहले। तो करना कैसे इसको सर, सबसे पहले तो आपको पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे। देखो x की वैल्यू तुम यहां 1 रखो, तो जब x की वैल्यू तुम यहां 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 - 3, तो यहां पर y की वैल्यू -3 आ जाएगी। सेम तरह से x की वैल्यू यहां 3 रखिए, 9 में 4 जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। हमने दो बिंदु डिसाइड किया और दोनों बिंदु के निर्देशांक पता चल जाए। क्या निर्देशांक है, 1, -3, और इसके निर्देशांक क्या है, 3, 5। अब बच्चों दो बिंदुओं की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हो, गणित में पढ़ते हो ना, दो बिंदुओं की मिनिमम डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हो। तो क्या देना, मिनिमम डिस्टेंस निकाली जाती है बच्चों √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ऐसे ही करते ना, किसी में से किसी को घटा दो, जैसे बड़े वाले में से इसमें से इसको घटा दो, 3 में से घटाएंगे 2 का स्क्वायर, फिर 5 में से -3 घटाएंगे, तो 5 में से -3 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, उल्टा जुड़ जाएगा। तो ये हमारा मिनिमम गैप बनेगा दोनों के बीच का, और यही विस्थापन है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 68, √68। ओके, अब आप बताओ √68 इनमें से क्या आ सकता है।
तो टेन रूट 18 हमारा ये नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। बच्चों ये तो विस्थापन हो गया, लेकिन हो सकता है तुमसे ये दूरी पूछ ले कितना आएगा। तो ध्यान रखना दूरी का मान निकालना तुम लोग के कैलकुलेशन में नहीं है। तुम लोग सिर्फ इतना बता सकते हो कि दूरी का मान √68 से ज्यादा होगा, सिर्फ इतना बता सकते हो और कुछ नहीं बता सकते। भाई दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है ना, बराबर तब होती है जब स्ट्रेट लाइन में चलना। हालांकि जब आप लोग इंटर में मैथ पढ़ते थे तो ये दूरी भी बताते थे, लेकिन वो यहां नहीं बताना आपको, या तो सीधा सीधा बस ये बताना है कि भैया विस्थापन इतना है, दूरी तुम्हारी जो है √68 से ज्यादा होगी, बस खेल खत्म। 20 वाई ये हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। लिखा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? आपकी 75 बहुत जबरदस्त है। ठीक है, चलो। व्हाट इज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक व्यू बताइए। आइसोमेट्रिक व्यू बहुत सही है ना। और आइसोमेट्रिक व्यू एक तो बनाया भी जाता है, और आप लोग को बनाना सीखना नहीं, आपको याद करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में 4-5 आइसोमेट्रिक व्यू है। बच्चों ध्यान रखना है, सुन लो, जब भी कभी वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू पूछा जाए तो हमेशा आपको रोम्बस बताना है, समचतुर्भुज बताना है। नोट डाउन कर लीजिए, क्या बताना है? रोम्बस बताना है। अगर आपको आयत का आइसोमेट्रिक व्यू पूछा जाए तो ध्यान रखना आपको बताना है समांतर चतुर्भुज। क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज बताना है। आपको किसका? सर आपको बताना है आयत का। इसी तरह से अगर आपको वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू पूछा जाए तो वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू आपको दीर्घवृत्त बताना है, दीर्घवृत्त बताना है। तो ये जो 3 है ना, ये 3 के आइसोमेट्रिक व्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, यही 3 पूछे जाते हैं। हालांकि बनाने तो हम लोग बना भी सकते हैं, कुछ नहीं करना। जब आप लोग ITI लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा करते थे ना, तो अलग अलग पॉइंट लेकर हमारे आइसोमेट्रिक व्यू बनाए जाते थे, है ना। तो यहां पर किसका पूछ रहा है? सर आयत का पूछ रहा है, आयत का। तो आयत का आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है, ए सवाल का सही उत्तर है। 31 बच्चों लिखा है इन एन रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन के बारे में बोला है कि भाई बताओ रिवर्सिबल मशीन के लिए कौन सा सही है। बढ़िया सवाल है। रिवर्सिबल मशीन के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो तुम्हें ये तो रिवर्सिबल मशीन पता होना चाहिए ना। तो बच्चों कई बार मैंने बताया है, फिर से मैं बता दूं, रिवर्सिबल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता 50% से ज्यादा होती है। जिस मशीन की दक्षता 50% से ज्यादा होती है उसको रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। एग्जाम्पल भी कई बार मैंने दी है कि भाई कौन रिवर्सिबल है, कौन इरिवर्सिबल है ना। इरिवर्सिबल की दक्षता पूछता तो 50% से कम। अच्छा बच्चों 50% को क्या हम 1/2 कर सकते हैं? मैंने कहा वेरी गुड। इफिशियंसी के फॉर्मूले को क्या हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो कह सकते हैं? मैंने कहा वेरी गुड। जरा वेलोसिटी रेशियो इधर ले आइए तो मैकेनिकल एडवांटेज देखिए कहीं ना कहीं 1/2 वेलोसिटी रेशियो से ज्यादा होगा। बस इन्हीं में से कोई कंडीशन आपसे पूछ रहा है। बराबर की कोई कंडीशन ही नहीं, बराबर तो किसी कीमत में नहीं होगा। ओके, ये दोनों बराबर नहीं। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज 1/2 वेलोसिटी रेशियो। अब 0.5 को क्या हम 1/2 नहीं कर सकते? 0.5 का मतलब तो 1/2 ही होता है ना। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन हमारा इरिवर्सिबल मशीन के लिए पूछा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इरिवर्सिबल मशीन के लिए नहीं आ सकता। तो दोनों बातें आपको क्लियर होना चाहिए। ये वाला उत्तर एकदम सही है। नेक्स्ट बताओ, ये सवाल 22 सवाल बहुत अच्छा सवाल है। डायमेंशन लाइन एक बारीक लाइन होती है जो हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के कैसे खींची जाती है? डायमेंशन लाइन एक बारीक लाइन होती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के कैसे खींची जाती है? देखो सुनो ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर आयत बनाया बच्चों, इस आयत के चारों तरफ ये जो मैंने लाइनें खींची है मेरे भाई, इन लाइनों को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन। ये हमारी कौन सी लाइन है? ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन कौन सी लाइन होती है? तो कह देना ऑब्जेक्ट लाइन होती है टाइप ए लाइन। और टाइप ए लाइन होती कैसी है? तो कह देना ये हमारी लाइन होती है कॉन्टिन्यूअस थिक। ये सब डेटा याद करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन होती है ऑब्जेक्ट लाइन। ये चारों तरफ की लाइन ऑब्जेक्ट लाइन है। मान लेते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो हमारा 10 mm का ये वर्ड है, 10 mm का वर्ड है। तो 10 mm को दिखाने के लिए डायमेंशन लाइन खींचोगे ना। तो बच्चों डायमेंशन लाइन कैसे खींची जाती है? सबसे पहले तो यहां हमें एक एक्सटेंशन लाइन खींचनी पड़ेगी, हमारी एक्सटेंशन लाइन हो रही।
फिर एक्सटेंशन लाइन में यहां पर जो खींची जाएगी वो हमारी डायमेंशन लाइन। देखो ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन हो रही, फिर से सुनो, ये हमारी कौन सी लाइन हो रही? ऑब्जेक्ट लाइन हो रही है। ये हमारी एक्सटेंशन लाइन हो रही, ये हमारी कौन सी लाइन हो रही? एक्सटेंशन लाइन हो रही, एक्सटेंशन। बच्चों इसके अंदर डायमेंशन दिखाने के लिए ये जो लाइन खींची रही है आपने, ये इसमें एरो बनता है। हमेशा ध्यान रखना डायमेंशन लाइन में ही हमारा एरो बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारा अंदर वाली लाइन है सर, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन लाइन। ये हमारी डायमेंशन लाइन है। ये हमारी कौन सी लाइन है? डायमेंशन लाइन। ओके बच्चों, ये जो हमारी एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन है, ये दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के ध्यान रखना ये हमारी टाइप बी की लाइन में आती है, टाइप बी की लाइन में आती है। और याद रखना ये टाइप बी की लाइन ही हमारी कौन सी लाइन कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। एक बार मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइन बताया था, टाइप्स ऑफ लाइन में ये सब मैंने पढ़ाया था, जाते देखिए एक बार अच्छे से। तो सवाल ही कह रहा था डायमेंशन लाइन एक बारीक लाइन होती है, महीन लाइन होती है, जो ऑब्जेक्ट लाइन की कैसी है? बताओ ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ये हमारा डायमेंशन लाइन, दोनों एक दूसरे की कैसी है? तो कह देना दोनों एक दूसरे से समांतर है, दोनों एक दूसरे से समांतर। ऑप्शन नंबर सी। अब अगर यही क्वेश्चन हमारा एक्सटेंशन लाइन के लिए होता है, ये वाली लाइन के लिए, तो कह देना परपेंडिकुलर होती है। हाँ नेक्स्ट है अगला, बताओ यदि आर और एच क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई है, तो बताइए क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण क्या? बड़ा अच्छा सवाल है। आर और एच को रेंज और एच कह दिए, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है भैया। हाँ यहां पर मैंने एक दो चीजें आपको बताई है। देखो हमेशा ध्यान रखना आर बराबर जब भी कभी एनएच होता है तो टेन थीटा बराबर, मैंने आपको कहा था प्रोजेक्शन एंगल निकालने का फॉर्मूला 4/n होता है। ये दोनों चीजें एक साथ हमेशा लागू होती है। अब जैसे कि आपने मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन किया, उसमें कुछ ना कुछ तो रेंज आएगी, कुछ ना कुछ तो हाइट आएगी फेंकने पर। तो रेंज और हाइट में हमने एनएच का रिलेशनशिप ले लिया। एन कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो उस समय टेन थीटा बराबर 4n होता है। अब यहां से एन की वैल्यू निकालिए, तो वहां से एन की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से एन की वैल्यू हो जाएगी r/h। तो यहां r/h रख दो बच्चों। जैसे r/h रखोगे तो r/h होगी ना, हाँ सही है। तो 4h/r, 4h/r ये हमारा टेन थीटा आ जाएगा। 4h/r ये हमारा टेन थीटा आ जाएगा। देखिए ऐसा कोई उत्तर है? यस, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर। बहुत बड़ी सवाल था ये। ये लो, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई L और T स्क्वायर के बीच खींचा गया ग्राफ बताइए। बच्चों इन्होंने L और T स्क्वायर के बीच खींचा गया ग्राफ पूछ रहा है। L और T स्क्वायर के बीच। ज्यादातर लोग जब भी कभी सिंपल पेंडुलम का ग्राफ देखते हैं तो उनके मन में आता है कि पैराबोला हो रहा, पैराबोला हो रहा। अरे रुकिए तो ठहरिए, समझिए पहले। L और T स्क्वायर के बीच ग्राफ पूछा है तो तुम्हें पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला T बराबर 2π√L/g होता है। ये बात पता है? दोनों यहीं से ये बात क्लियर हो रही है कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L होता है ना। अरे बोलो, ठीक है, इधर आइए। यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनो बच्चों। इसके बाद ना बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। आपने कहा है टी स्क्वायर, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। हमें L और T स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचना है। तो बच्चों T स्क्वायर की जगह पर हम y ले लेंगे, या पहले वाले को मान लो इसको x कहा है, उसको y कहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले को y मान लो, पहले वाले को y मान लो, इसको x मान लो। तो हमने L को y माना है तो इसकी जगह पे y लिखना पड़ेगा और T स्क्वायर की जगह पे x लिखना पड़ेगा। तो जब T स्क्वायर की जगह x होगा तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा। समानुपाती आ रही है भैया, समानुपाती। हाँ, तो जब भी कभी समानुपाती आएगा तो आप मुझे बताइए क्या होने वाला है। समानुपाती में हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो पैराबोला मत आंसर लगाइएगा। पैराबोला आंसर तब होता जब यहां पर L वर्सेस T लिखा होता या T स्क्वायर है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, है ना। 24 नंबर सवाल था। नेक्स्ट ये लीजिए, बताइए इनमें से कौन सा प्रतीक एक कनेक्टिंग तार का प्रतीक है?
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपके ड्राइंग में है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा प्रतीक है जो हमारा कनेक्टेड वायर का प्रतीक है। ओके, सारे प्रतीक देखिए बच्चों। सबसे पहले तो आप ये प्रतीक देखिए, ये हमारा स्विच है। ये हमारा कैसा स्विच है? ये हमारा क्लोज स्विच है, क्लोज है, बंद है, देख लीजिए। ये हमारा कैसा स्विच है? ये हमारा ओपन स्विच है, ओपन ओपन ओपन, देख लीजिए, ओपन स्विच है, ओपन है कि नहीं? खुला है बच्चों, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। यही है हमारा कनेक्टिंग वायर का प्रतीक। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? कनेक्टिंग वायर। ओके, और बच्चों ये वाला प्रतीक देखिए, जब इस तरह से ऐसे क्रॉस बना होता है ना, तो ये प्रतीक हमारे फैन का होता है, फैन। ये हमारा प्रतीक फैन का होता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा था? कौन सा हमारा कनेक्टिंग वायर का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। तो बच्चों आज मुझे एक मतलब बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि आप लोग की क्लास ना खराब ना हो, इसलिए मैंने ये क्लास को मतलब अभी कितना बज रहा है तकरीबन, देखो यहाँ लिखा भी है समय, आप देख पाए नहीं देख पाए, देखिए लिखा है ना, तो 6:25 हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस क्लास को रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ। 8 बजे मेरी क्लास होती है, नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। जितना पॉसिबल होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका नुकसान ना हो। और बाकी ध्यान रखना, आपका ऑफर स्टार्ट हो चुका है। जितने बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे थे कि सर 26 जनवरी का ऑफर स्टार्ट हो, तो ऑफर स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफर के लिए बेसिक साइंस का बैच ज्वाइन करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद ये जो सामने नंबर लिख रहा हूँ 9696-102-411, आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे बैचेस में ऑफर स्टार्ट हो चुका है। उससे क्या हो रहा है, इस नंबर पर फोन कर लो तो आपको पता ही चल जाएगा किस बैच में कितना ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलो क्लास कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।